4 मार्च 2026 सुबह के 4:12 हो रहे थे और लोकेशन थी गेल, श्रीलंका से लगभग 40 नॉटिकल माइल्स दूर। ईरान का प्राइड आइरिस डेना, एक एडवांस मूस क्लास फ्रिगेट, समुद्र की गहराइयों में समा गया। दुनिया ने देखा कि 87 ईरानियन सेलर की मौत हुई, लेकिन ये इंसिडेंस इतना बड़ा क्यों था? क्योंकि सिर्फ 7 दिन पहले तक यही आइरिस डेना इंडिया की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज मिलन 2026 का स्टार अट्रैक्शन था। विशाखापट्टनम में 50 से ज्यादा देशों के साथ ईरान ने ब्रिजेस ऑफ फ्रेंडशिप के तहत मार्च किया था। इंटरनेट पर नैरेटिव सेट किया गया कि वही इंडिया जो मिलन में हाथ थाम कर खड़ा था, वो मुसीबत के वक्त पीछे हट गया। लोग कह रहे हैं इंडिया ने सरेंडर कर दिया, लेकिन क्या ये सच है? आज की इस डीप केस स्टडी में हम उन डॉक्यूमेंट्स और फैक्ट्स को एक्सपोज करेंगे जो हेडलाइन से गायब है। डेना कोई पुराना जहाज नहीं था, ये ईरान का मॉडर्न वॉरशिप था। तो ये इतनी जल्दी डूबा कैसे? केस स्टडी का पहला बड़ा फैक्ट ये है, द वेपन। यूएस नेवी की वर्जीनिया क्लास सबमरीन ने फायर किया था एक मार्क 48 एडवांस कैपेबिलिटी टॉर्पेडो। इसकी टेक्निक समझिए, ये टॉर्पेडो जहाज से टकराता नहीं है, ये जहाज के नीचे कील में जाकर फटता है। उससे जब टॉर्पेडो नीचे फटता है तो पानी में एक बहुत बड़ा गैस बबल बनता है। जैसे ही वो बबल कोलैप्स होता है, ग्रेविटी और पानी का प्रेशर जहाज की रीढ़ की हड्डी को बीच से तोड़ देता है। इसे नेवल टर्म्स में ब्रेकिंग द बैक कहते हैं। वर्जीनिया क्लास सबमरीन एनियोइक टाइल से कवर होती है जो सोनार वेव्स को अब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए आइरिस डेना के पैसिव सोनार को कुछ पता ही नहीं चला वो एक ब्लाइंड अटैक था। नैरेटिव जो इंडिया के खिलाफ फैलाए गए, इंडिया ने रेस्क्यू नहीं किया, लेकिन एक्चुअल फैक्ट कुछ और ही कहता है। समुद्र के रूल्स के मुताबिक नियरेस्ट कोस्ट श्रीलंका का था, उसको वहां पर फिजिकल रेस्क्यू करना था, लेकिन पर्दे के पीछे क्या हुआ? जैसे ही डेना से डिस्ट्रेस सिग्नल आया, इंडियन नेवी का P-8I पोसिडियन एयरक्राफ्ट, जो दुनिया का सबसे एडवांस मैरीटाइम हंटर है, INS रजाली बेस से टेक ऑफ कर गया। इन एयरक्राफ्ट ने अपने मैड और हाई डी सेंसर से सर्वाइवर्स के कोऑर्डिनेट निकाले और श्रीलंकन नेवी को रिले किए। साथ ही इंडियन नेवी का आइकॉनिक शिप INS तरंगिनी, जो उसी रूट पर था, उसने तुरंत आइरिस 11 और दूसरे वेसल्स को लॉजिस्टिकल और कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड किया। अगर इंडिया ये डेटा और सपोर्ट नहीं देता तो वो 32 सर्वाइवर्स कभी नहीं मिलते। इंडिया ने ग्लोबल क्रेडिट की जगह ह्यूमैनिटेरियन रिजल्ट्स को चुना। नैरेटिव नंबर 2, इंडिया ने यूएस के डर से ईरान का साथ छोड़ दिया, लेकिन एक्चुअल फैक्ट, इस इंसिडेंस में एक और जहाज था, आइरिस 11। यूएस ने दुनिया भर के पोर्ट पर प्रेशर डाला कि ईरान की कोई भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन इंडिया ने क्या किया? हमने आइरिस 11 को अपने कोची पोर्ट पर डॉक करने की परमिशन दी। सोचिए, हमारे सेंसिटिव नेवल बेस के पास ईरान का जहाज 183 क्रू मेंबर्स के साथ खड़ा था। ये यूएस की सैंक्शन पॉलिसी पर इंडिया का सबसे बड़ा नो था। इंडिया ने न सिर्फ उन्हें फ्यूल और फूड दिया, बल्कि मेडिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। क्या ये सरेंडर है? बिल्कुल नहीं, ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है। अब आते हैं सबसे बड़ी बात पर, ऑयल। कहा गया कि इंडिया यूएस से भीख मांग रहा है तेल लेने के लिए। एक्चुअल फैक्ट कहता है इंडिया ने यूएस को एक डेडलॉक में फंसा दिया। इंडिया ने बताया कि अगर हमने रशिया और ईरानियन ऑयल पर वेवर नहीं मिला तो हमारी इकोनॉमी इंपैक्ट होगी, जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूएस को मजबूर होकर एनर्जी वेवर देना पड़ा। ये परमिशन नहीं थी, ये एक पावर नेगोशिएशन था। इंडिया आज वो देश है जो यूएस के स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बावजूद यूएस के राइवल्स के साथ ट्रेड कर रहा है। हम किसी के चेले नहीं है, हम एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है। तो इस केस स्टडी का फाइनल वर्डिक्ट क्या है? आइरिस डेना का डूबना एक ट्रेजेडी थी, लेकिन इंडिया का रोल वहां पर एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर का था। हमने शोर नहीं मचाया, ट्विटर पर लड़ाई नहीं की, लेकिन पर्दे के पीछे सर्वाइवर्स को रेस्क्यू करवाया, INS तरंगिनी के जरिए लॉजिस्टिकल सपोर्ट दिया और साथ ही साथ आइरिस 11 को शेल्टर भी दिया। डिप्लोमेसी एग्रेशन से नहीं, एक्यूरेसी से चलती है। अगली बार जब कोई कहे कि इंडिया पीछे हट गया, तो ये फैक्ट्स उसको जरूर दिखाना। जय हिंद।